नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर के मार्केट जिस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं उसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग और पूर्ति। जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब डिमांड कम होती है और आपूर्ति ज़्यादा होती है तो वस्तुओं की कीमतें नॉर्मली गिर जाती हैं। इस तरीके के काम करता है हमारा मार्केट। और आप कहोगे कि डिमांड कैसे बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो होता है लिक्विडिटी, यानी कि तरलता। तरलता का मतलब होता है कि यदि मार्केट में मुद्रा का चलन ज़्यादा हो जाए तो लोगों के पास में पैसे ज़्यादा आएंगे, और जब लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आएंगे तो वो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे कि वस्तुओं की कमी होगी। और दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो बाजार में जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है, यानी कि जो मुद्रा का ज़्यादा संचालन हो रखा है, उसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर की सरकारों का जो केंद्रीय रिजर्व बैंक होता है उसके द्वारा एक पॉलिसी जारी की जाती है, और उसी पॉलिसी के तहत में बाजार की तरलता बढ़ानी है या बाजार में तरलता को कम करना है, उसी के तहत निर्धारित होती है। और भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है, और इसी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि आरबीआई ये कैसे कंट्रोल करता है, यानी कि आरबीआई के पास में वो कौन सा टूल है जिसकी वजह से आरबीआई वहां दिल्ली में बैठे हुए या मुंबई में बैठे हुए पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। तो आपने जब भी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, यानी कि मौद्रिक नीति के बारे में सुना होगा, तो आपने 3-4 चीजों का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआर, एमएसएफ, बैंक रेट। और हमेशा आप लोग इनके बारे में कंफ्यूजन में होंगे कि ये बेसिकली होते क्या है, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो टेक्निकल है लेकिन इनका अर्थ आसान है। और आज के वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेपो रेट क्या होती है। तो आसान भाषा में कहूं तो रिजर्व बैंक के द्वारा जिस दर पर अन्य बैंकों को ऋण दिया जाता है उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि दुनिया भर के जो बैंक्स होते हैं उनका प्रॉफिट कमाने का एक मुख्य तरीका ये होता है कि वो लोगों को लोन देते हैं, और लोगों के द्वारा जो भी उनको ब्याज मिलता है वही उनका प्रॉफिट होता है। इसलिए जब भी बैंक्स खुलती हैं तो उनका मुख्य कार्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण दिया जाए, इसलिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है, और जिस दर पर बैंकों को लोन देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। फिर बैंक वही लोन आम आदमियों को देते हैं। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को अगर 5% की दर से ऋण दिया तो बैंक अपना उसमें प्रॉफिट जोड़ के 12% की दर से लोगों को देते हैं, और 7% जो प्रॉफिट होता है वो बैंक का स्वयं का होता है। तो जब भी मार्केट में मंदी के हालात होते हैं तो रिजर्व बैंक का मुख्य फोकस होता है कि लोगों के पास में पैसा आए, और लोगों के पास में पैसा कैसे आएगा, तो वो रेपो रेट की दर को घटा देते हैं। यानी कि अब बैंक आरबीआई के पास में जाएंगे और आरबीआई उनको सस्ती दरों पर बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाएगा। यदि बैंकों को सस्ती दर पर ऋण मिलेगा तो बैंक भी जो आम आदमी को ऋण उपलब्ध करवाएंगे उनको भी सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध होगा। जब लोगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध होगा, यानी कि सस्ती दरों पर लोगों को लोन मिलेगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, और जब लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, और उससे मांग बढ़ेगी और मंदी का जो हालात है वो दूर हो जाएंगे। इस तरीके से आरबीआई का एक टूल होता है रेपो रेट के रूप में। दूसरा आरबीआई का मौद्रिक नीति में जो प्रमुख टूल होता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है, जैसे कि शब्द से ही क्लियर है, रिवर्स यानी कि विपरीत रेपो रेट से। अगर पहले केस की बात करें तो पहले केस में बैंक जो है वो आरबीआई के पास में जाते हैं और आरबीआई उनको लोन देती है, और बैंक वही लोन आम आदमी को उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि लोगों के द्वारा बैंकों के पास में बहुत सारा पैसा जमा करवाया जाता है, और बैंकों के पास में वो पैसा पड़ा रहता है, और उसमें से कुछ हिस्सा बैंक लोन के रूप में लोगों को देते हैं। लेकिन उनके पास में हमेशा सरप्लस फंड पड़ा रहता है जो कि कोई काम नहीं रहता। तो जब भी बैंकों के द्वारा उस सरप्लस फंड को काम में लिया जाता है तो वो सरप्लस फंड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा करवाते हैं, और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में उनको जमा करवाते हैं तो उस सरप्लस फंड पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी दर तय करता है उसी दर के हिसाब से उनको ब्याज मिलता है।
तो मान लीजिए मार्केट में मुद्रा का चलन बढ़ रहा है, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और आपूर्ति कम हो रही है और मार्केट में महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट की जो दर है उसको बढ़ा देता है। अब रिवर्स रेपो रेट की दर बढ़ने का मतलब होता है जो भी बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास में पैसे जमा करवाएंगे, बैंकों को ज़्यादा मात्रा में ब्याज प्राप्त होगा, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट की दर बढ़ चुकी है और आरबीआई अब उसी दर पर बैंकों को ब्याज चुकाएगा। तो जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करनी होती है तो वो जो रिवर्स रेपो रेट है उसकी दर बढ़ा देते हैं, जिससे कि बैंक उनके पास में आके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करवाते हैं और मार्केट में पैसों का चलन कम होता है और मुद्रास्फीति कंट्रोल में होती है। तीसरी जो मॉनेटरी पॉलिसी में मुख्य टर्म्स यूज की जाती है उसका नाम है CRR। इसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। आपको पता है कि जब भी कोई बैंक खुलती है लोगों के द्वारा बैंक पर विश्वास किया जाता है और विश्वास करके अपने पैसों को बैंक के पास में जमा करवाते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं जो कि भाग जाती है या फिर वो फ्रॉड घोषित हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है। तो इसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बना रखी है CRR से, यानी कि जो भी बैंक मार्केट में खुलेगा, जिसको भी वाणिज्य बैंक का दर्जा मिलेगा, उस बैंक को एक निश्चित अनुपात में राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में पहले से जमा करवानी होगी। यानी कि बैंकों के पास में यदि 100 रुपए की जमा राशि है तो उसका कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में सिक्योरिटी के तौर पर बैंकों को जमा करवाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपकी बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो कि सिक्योरिटी के तौर पर आपसे कुछ पैसे लेती है ताकि आप उनकी नियमों का उल्लंघन ना करें और जो भी टर्म्स आपके बीच में हुई है उस टर्म से पहले आप कंपनी को छोड़कर न जाएं। इसलिए आपसे बहुत सारी कंपनियां 20,000 या 30,000 की सिक्योरिटी रखवाती है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई कंपनी ऐसे पैसे रखवाती है तो वह उस पर ब्याज नहीं देती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पैसे जो हैं 20,000 रुपये आपके पास में है और मुझे इस 20,000 रुपये की सिक्योरिटी पर ब्याज चाहिए। तो ऐसा कंपनी में भी नहीं होता। उसी तरीके से जब भी बैंकों का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक अपने पास में सिक्योरिटी के तौर पर जमा रखता है उसे हम CRR कहते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के द्वारा इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति में एक टर्म्स और यूज की जाती है जिसे हम SLR कहते हैं। SLR का बेसिक मतलब होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। पिछले में हमने देखा कि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR में बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास में सिक्योरिटी के रूप में अपनी जमा का कुछ हिस्सा रखना होता था। अगर हम बात करें SLR की तो SLR में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रखने के स्थान पर बैंकों को स्वयं के पास अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में रखना होता है। जब भी बैंकिंग सिस्टम काम करता है तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि बैंकों के पास में पूंजी समाप्त हो जाती है और लोगों के जो बैंकों से लेन देन की जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। इसी वजह से आरबीआई ने एक पॉलिसी और बना रखी है कि बैंक जो है वो SLR के तहत अपनी जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास में रिजर्व के रूप में रखेंगे। और जब ये रिजर्व के रूप में रखेंगे तो ये सोने के रूप में भी रख सकते हैं बैंक, या फिर किसी सिल्वर के रूप में, या फिर सरकारी बॉन्डों के रूप में, यानी कि अपनी जमा राशि का एक निश्चित भाग अपने पास में बैंकों को द्वारा रिजर्व रखा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये CRR और SLR कैसे मार्केट में जो महंगाई है उसको कंट्रोल करता है। तो देखिए दोस्तों, यदि बैंकों के पास में 100 रुपये हैं और आरबीआई CRR की दर बढ़ा देती है तो बैंकों को उतनी राशि आरबीआई के पास में जमा करवानी होती है। यानी यदि पहले आरबीआई के द्वारा CRR की राशि 18% थी, मार्केट में तरलता ज़्यादा बढ़ गई तो आरबीआई ने उसको बढ़ा करके 25% कर दिया। अब क्या होगा, बैंकों के पास में यदि 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 25 रुपये तो बैंकों को आरबीआई के पास ही जमा कराने होंगे। इसका मतलब है कि बैंकों के पास में भी जो फंड है उसकी कमी आएगी, और उसकी कमी आएगी तो बैंक लोन भी कम देंगे, लोन कम देंगे तो लोगों को पैसे कम प्राप्त होंगे। उसी तरीके से SLR की जब दर बढ़ाई जाती है, यानी कि बैंकों को अपने पास में राशि ज़्यादा रखनी होती है। पहले यदि बैंकों को 30% राशि अपने पास में रखनी होती है तो उसकी दर यानी कि आरबीआई 35% कर देता है। तो 100 रुपये में से बैंकों को 35 रुपये अपने पास रखने होते हैं और बैंकों के पास भी पूंजी कम होती है तो वो कम लोगों को लोन देते हैं। और इसी तरीके से आरबीआई जो है CRR और SLR के माध्यम से भी मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो कि तरलता है, उसको कंट्रोल करती है। हमने रेपो रेट की बात की, हमने रिवर्स रेपो रेट की बात की, हमने CRR की बात करी, हमने SLR की बात की, और एक टर्म्स और आती है इसमें MSF, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग
प्राइस के नाम से आती है। तो एमएसएफ में क्या होता है, जब भी कोई कमर्शियल बैंक मार्केट में कार्य करता है तो कुछ समय ऐसा आता है जब उसके पास में पूंजी समाप्त हो जाती है और उसी समय मान लीजिए कि कुछ लोग पैसे लेने के लिए वहां पर उपस्थित हुए, तो यदि उनको बैंक पैसे नहीं देगा तो लोगों का विश्वास बैंक से ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए बैंक क्या करता है, ये जो एमएसएफ के बारे में बात कर रहा हूं, ये पहले इसका सिस्टम नहीं था, इसको 2011-12 में आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक होते हैं उनके पास में जितनी भी जमा राशि है उसका 1% वो लोन ले सकते हैं आरबीआई से, और वो भी कितने दिनों के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए या एक रात के लिए। तो जब बैंकों के पास में पूंजी की कमी होती है और उनको इमीडिएटली किसी को पेमेंट करना होता है तो वो एमएसएफ के तहत अपनी कुल जमा राशि का 1% आरबीआई से लोन ले लेते हैं और उसी के बाद में बैंकों का सिस्टम ऐसे ही संचालित होता है। तो ये टेक्निकल टर्म्स जो है वो बहुत ही आसान है, आपने आसान भाषा में इसको समझ लिया होगा। अगर आप सभी लोगों का ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसी तरह के वीडियो आप और किस विषय पर देखना चाहते हैं। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।